हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग वन डायमेंशन मोशन अब कंप्लीट कर चुके हैं और काइनेमेटिक्स में अब हमको आगे चलना होगा और हम आगे शुरू करेंगे आज टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन जैसे कि मैंने पहले बताया था, टू डायमेंशन मोशन क्या होता है। टू डायमेंशन मोशन में एक सिंपल सी भाषा में बात किया जाए तो जब कोई बॉडी, जब कोई पार्टिकल एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली दो एक्सिस के लॉन्ग अगर वो मूव करे तो उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे इसकी हम लोग विस्तृत चर्चा भी करेंगे कैसे क्या होता है। टू डायमेंशन मोशन में देखो दो चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। टू डायमेंशन मोशन को हम लोग समटाइम्स मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं। तो इस टू डायमेंशन मोशन में या मोशन इन प्लेन में दो चैप्टर हमारे लिए पढ़ने को बनाए गए हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में दो चैप्टर हैं और इन दोनों में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर तो ये है हमारा द प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और मोशन इन ए प्लेन या टू डायमेंशन मोशन का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, बट सर्कुलर मोशन मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ाने के बाद पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वो भी एक टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल होगा या मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल होगा, बट जिसको मैं लॉज ऑफ मोशन के बाद बताऊँगा क्योंकि वहाँ पर पे सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन वगैरह की बात होती है। तो फ्रिक्शन हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। ठीक है, बट मोशन इन ए प्लेन में इन्हीं दो चैप्टर्स का हमको बात करना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स में ही हमारा अगला सेक्शन कह सकते हो, चैप्टर कह सकते हो, जो कहना है कहो, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। काइनेमेटिक्स के अंदर ही ये सब चल रहा है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन। अभी पहले काइनेमेटिक्स की बात हम लोग करते हैं। ओके, तो हमने कहा था कि हम लोग जैसे ही कुछ सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग जितने चैप्टर्स पीछे पढ़ रखे हैं उस पर असर्शन रीजन के क्वेश्चंस का एक सेपरेट लेक्चर लेकर के आएंगे कि यार देखा जाए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको एनटीए कैसे पूछेगा, उसको सीयू सेट में कैसे पूछा जा सकता है। हम पढ़ने को तो पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, आपने पढ़ा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन दिया, वो भी कर लिया, ठीक है, फाइन है। यार एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा? अगर घुमा फिरा के पूछा, जैसे इस बार पूछा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को अजीब तरीके से बना कर बता रहा है, बच्चे कभी उस तरीके से सोचे भी नहीं कैसे क्वेश्चन भी आ सकता है, सब बर्बाद हो गया, पढ़ाई का सब चौपट हो गया। तो वो कंडीशन ना आने पाए, एक बार धोखा खा गए, दोबारा धोखा थोड़ी खाएंगे। उस हिसाब से हम लोग एक हर चैप्टर के बाद जैसे 2-3 चैप्टर पढ़ लिया तो 2-3 चैप्टर मिला करके मैं एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा जिसपे सिर्फ उस पर असर्शन रीज़न या फिर डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन जैसे सीयू से पूछ सकता है उसकी बात करेंगे। तो पढ़ना अलग तरीका होता है और एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर करना अलग तरीका होता है। ठीक है, तो हमको इन दोनों में फ़र्क देखना होगा, इन दोनों के हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी होगी। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा था कि हम लोग इसके पहले तक इसके पता जो भी पढ़ रखे हैं, वेक्टर्स पढ़ा, 1D पढ़ा, फिर रिलेटिव मोशन पढ़ा, ग्राफ पढ़ा, इस पे हम लोग एक असर्शन रीज़न और कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन जो सीयू सेट के पैटर्न इस बार फॉलो हुआ था, जैसा पैटर्न 2021 में इन्होंने रखा था, उस पैटर्न के आधार पर अगर ये क्वेश्चन बनाएंगे इन टॉपिक से तो कैसा बनाएंगे, इसके ऊपर मैं 1-2 लेक्चर लेकर के आऊँगा और हर सेक्शन में, हर टॉपिक पे ऐसे ही हम लोग करते चलेंगे ताकि हमारा प्रिपरेशन एकदम अप टू द मार्क रहे, कहीं कोई कमी की गुंजाइश ना रहे। हम अपने ओर से जितना मेहनत कर सकते हैं करेंगे और मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी हमको अच्छा ही मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक जैसा कि हमने पहले कहा, तो आज हम शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है, मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, बट ध्यान रखना, देखो मेरे पढ़ाने का देखो 2 तरीका होता है। मैं किसी भी चीज़ को, अब तक तुम इतना दिन से मुझसे पढ़ रहे होगे, तुम समझ गए होगे मैं किसी चीज़ को एकदम बहुत डीप में अंदर जा के पढ़ाता हूँ। ठीक है, बट चूँकि हमें BHU बेसिक के हिसाब से प्रिपरेशन करनी, तो थोड़ा सा हम लोग सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जितना हमको चाहिए। ऑब्वियसली हमारे लिए जब नीट और JEE मेंस के क्लासेस होंगे तो वहाँ बहुत अलग तरीके से चीज़ें चलेंगी,
बट जितना मैं यहाँ पर तुमको पढ़ा रहा हूँ वो CU सेट, BHU BSc या कोई भी तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पूरे देश में कोई परीक्षा अगर होगा तो वो इसके इर्द गिर्द ही रहेगा, ये मान के चलो। हर क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होता है, हर क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन का लेवल डिफरेंट होता है, मगर हर एग्जामिनेशन में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब में सेम होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं तुमको उस हिसाब से ही पढ़ाऊँगा जितना तुम्हारे कम टाइम में तुमको अच्छे से प्रिपरेशन तुम्हारा हो जाए, और हमको मार्क्स लाने हैं, हमको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, वो हमारा हो जाए। बाकी पढ़ना है, ज़िंदगी भर पढ़िए, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। पर्सनली मुझको ये बहुत पसंद है, ठीक है। अब तुम कहोगे से आपको सभी कुछ पसंद आता है, आपने रिलेटिव मोशन पढ़ाया तब भी कहा था आपको ये पसंद ही बहुत पसंद है, ये भी कह रहे हैं बहुत पसंद है, अभी लॉस ऑफ मोशन पढ़ाऊँगा तो कहूँगा वो भी मेरा फेवरेट है, ठीक है। चलो ऐसा होता है, लगता है कि जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ लगता है कि यार ये तो मेरा फेवरेट है, ऐसा मुझको लगता है, ठीक है। चलो ये सब चलता है, आगे चलते हम लोग। तो शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें 2 डायग्राम तुम्हारे मैंने बना कर रखा है, क्योंकि मेरे से वो डायग्राम उसे स्ट्रेट लाइन बनता नहीं है। तुम जिसको देख रहे हो ना स्ट्रेट लाइन, इसको बनाने में मुझको कई बार इसको मिटाना पड़ा है, इसको मिटाया हूँ कई बार तब जाके ये बना है, ठीक है। तो तुम्हारा टाइम बचाने के लिए पहले मैं ड्रॉ करके रख लिया हूँ ताकि वहाँ टाइम बचे, वरना मैं बार बार मिटाऊंगा बनाऊंगा, टाइम खर्च होगा। एनीवे, तो चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो तो बच्चों मान लो कि ये एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल डायरेक्शन है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ से एक बॉडी को हम लोग बच्चों फेंकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को मैंने मान लिया एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल डायरेक्शन को मैंने मान लिया बच्चों वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ग्राउंड है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, एक्स और वाई मैंने मान लिया। एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर बनाते हुए फेंका, किसी एक्यूट एंगल बनाते हुए फेंका। एक्यूट समझते हो, एंगल शुड बी लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। इस एंगल की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं इन जनरल, ठीक है। तो 0 और 90 के बीच में होगा, इसको बोलते तो एक्यूट एंगल। अभी पूरा कहानी बताऊँ, घबराना मत। तो जब किसी बॉडी को हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से एक एक्यूट एंगल बनाता हुआ फेंकते हैं, 30, 40, 60 वॉटेवर, जो भी 90 से बस कम होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से किसी एक सर्टेन एंगल पर फेंकते हैं तो बॉडी जो होती है वो एक कर्व्ड पाथ पर चलती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट में। अब भाई तुम ग्राउंड से फेंके हो, ग्रेविटी का इफेक्ट तो पड़ेगा ही, उसके मोशन पर, उसके हर एक चीज़ पर ग्रेविटी का प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो जब किसी बॉडी को तुम ग्राउंड से फेंकोगे एट सम एक्यूट एंगल विथ सम वेलोसिटी, तो वो बॉडी एक कर्व्ड पाथ पर चलती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसको बोलते हैं कर्व्ड पाथ, ठीक है। द बॉडी मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अ कर्व्ड पाथ, एक कर्व्ड पाथ पर चलेगी जो ग्रेविटी के अंतर्गत ही गति होने वाली है, ठीक है। तो इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या 2 डायमेंशन मोशन या मोशन इन अ प्लेन। ऐसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये 2 डायमेंशन मोशन या मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब हमने अच्छा इस एंगल की थोड़ा बात कर लिया जाए। हमने कहा एक्यूट एंगल, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। क्यों 0 से बड़ा? क्यों? अगर 0 के बराबर होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी सर? क्या दुनिया ऐसे से उधर हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मगर हमने जो पढ़ना है वो थोड़ा कहानी पलट जाएगी। जैसे अगर मैं इस एंगल को 0 डिग्री कर दूं तो देखो ये 0 होगा तो बॉडी जो ऐसे थी वो ऐसे निकल जाएगी सीधा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। आई थिंक शायद वो 1 डायमेंशन मोशन हो जाएगा, इतना बात सब समझ सकते हो। तो इस एंगल को 0 करोगे तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस सीधे निकलेगा, दैट विल बी 1 डायमेंशन मोशन, जो हमको फिलहाल नहीं पढ़ना है। अगर मैं इस एंगल को 90 करूंगा, ये बढ़ के 90 होगा तो बॉडी देखो एग्जैक्टली वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकल जाएगा, ये भी 1 डायमेंशन मोशन होगा, जो फिलहाल हमको भी नहीं पढ़ना है। हमको तो 2 डायमेंशन मोशन पढ़ना है। तो 2 डायमेंशन मोशन में उसको सिर्फ एक्स के अलॉन्ग नहीं जाना है या सिर्फ वाई के अलॉन्ग नहीं जाना है, उसको एक्स और वाई दोनों एक्सिस में चलना है साइमल्टेनियसली, एक साथ। मतलब कहने का ये हुआ कि ये बॉडी सिर्फ आगे ही ना जाए,
ये बॉडी सिर्फ ऊपर ही ना जाए, ये आगे भी जाए ऊपर भी जाए, आगे भी जाए ऊपर भी जाए, आगे भी जाए ऊपर भी जाए, आगे भी जाए ऊपर, आगे ऊपर दोनों हो रहा है। आगे मतलब एक्स एक्सिस, ऊपर मतलब वाई एक्सिस। तो आगे ऊपर दोनों एक साथ होना चाहिए, तब ना कहोगे 2 डायमेंशन मोशन है। तो 0 और 90 पे ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? तो 0 और 90 के बीच में 30, 40, 60 वॉट एवर तुमको जो पसंद हो फेंक दो, उसका मोशन कर्व्ड पाथ होगा। एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर एक साथ चलेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन दोनों एक साथ होंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड अ 2 डायमेंशन मोशन या मोशन इन प्लेन, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहकर पुकारेंगे। ठीक है, मैं तुमको एक बात और बताता हूँ, इसमें ये 3 एंगल बस नहीं होने चाहिए। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की एक जनरल बात किया जाए तो इन जनरल 0 डिग्री, 90 डिग्री और एक और एंगल है 180 डिग्री। इन तीनों एंगल को छोड़ करके अगर किसी भी एंगल से फेंकोगे दैट विल बी 2 डायमेंशन मोशन। अब 180 क्या हो गया? 180 मतलब सर यहाँ से इधर चला जाएगा, तो 0 डिग्री पे यहाँ आएगा, 180 पे यहाँ पे आएगा, 90 पर यहाँ पे आएगा। इस 3 एंगल में ही 1 डायमेंशन मोशन होगा। जैसे मैंने कहा सर 120 डिग्री फेंक दिया, तो यहाँ से 120 फेंकोगे तो ऐसे जाएगा ना, तो ये भी तो 2 डायमेंशन मोशन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो इन 3 एंगल को छोड़ दो, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इन 3 एंगल को छोड़ करके जो मन में आए तुम फेंक दो, जो मन में तुम्हारा फेंक दो, दैट विल बी 2 डायमेंशन मोशन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं। तो हमने एक बॉडी को मानो थीटा एंगल पर फेंका, यू स्पीड से फेंका। ठीक है, ये इसकी यू वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये जो मोशन मैं कह रहा हूँ कि जो कर्व्ड मोशन है, ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। इसके हर एक मोशन पर ग्रेविटी का कंट्रोल है। तुम सपोज करो अगर ग्रेविटी ना होता तो क्या होता? देखो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ये वेलोसिटी जो ऐसे थी वो कर्व्ड हो गई बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना होता, सोचो एक मोमेंट के लिए हमने किसी बॉडी को फेंका और मान लो ग्रेविटी ख़त्म हो गई, या कुछ देर के लिए ग्रेविटी उस पर काम नहीं किया, तुमने किसी बॉडी को फेंका। तो जब तुम किसी बॉडी को फेंकोगे फ्रॉम द ग्राउंड और ग्रेविटी मान लो इफेक्ट नहीं कर रही है, तो उस वक्त क्या होगा? बॉडी सीधे ऐसे निकल जाएगी, वो लौट करके नहीं आएगी, क्योंकि ग्रेविटी उस पर काम नहीं करेगा। तो अगर ग्रेविटी ना होता तो बताओ पाथ कैसा होता? सर ये कर्व्ड पाथ तो बिल्कुल नहीं होता। वो बॉडी का मोशन कैसा होता? स्ट्रेट लाइन निकल गया होता, ऐसे टर्न नहीं करता अगर ग्रेविटी ना होती तो ये जो कर्व्ड मोशन देख रहे हो, इसका मुड़ाव जो देख रहे हो, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो बार बार हम लोग यही कहते हैं कि जब किसी बॉडी को किसी ग्राउंड से एक्यूट एंगल पर फेंकते हैं तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो कर्व्ड पाथ पर ही कवर चलेगा। इस मोशन को बोलते हैं द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें होता क्या है, सुनो। हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहली बात, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको बताता हूँ, जो अगर तुमको आ गया तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का एकदम तुम धुआं उड़ा दोगे। क्या चीज़ है वो सर? वो है प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का वेरिएशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का, बॉडी का वेलोसिटी हर पॉइंट पर कैसे चेंज करता है, ये हमको पता होना चाहिए। देखो मतलब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। एक बॉडी को यू स्पीड से फेंका, थीटा एंगल पर फेंका। मैं फटाफट क्या करता हूँ, इसके 2 कंपोनेंट फाइंड कर लेता हूँ। एक कंपोनेंट क्या ले लिया मैंने बच्चों? यू कॉस थीटा। एक कंपोनेंट क्या हो गया तुम्हारा? यू साइन थीटा। जहाँ एंगल बनता है वो कॉस, दूसरा वाला क्या होता है? साइन। चलो इसको मैं यू एक्स कह करके पुकारता हूँ। यू एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इसको मैं यू वाई कह कर पुकारूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट भी हम लोग कहते हैं। तो वेलोसिटी को मैंने क्या किया बच्चों? 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, चलो अब जरा ग्रेविटी की बात कर लें, क्योंकि उसी का तो सब किया धरा है, तो उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ग्रेविटी काम कर रही बच्चों नीचे की तरफ, लाइक दैट। ठीक है, चलो अब तुमको मैं एक बात याद दिलाता हूँ जो मैं तुमको वेक्टर में पढ़ाया था। अब वेक्टर में लेक्चर नंबर शायद 4 या 5 था,
देखना, मुझको शायद 4 या 5 था, वहाँ तुमको ने बताया था, बताऊँगा भी, ध्यान आ जाएगा। जो बच्चे नहीं देखें, लापरवाही बिल्कुल नहीं करें, जा करके लेक्चर देखो, नोट्स प्रिपेयर करो, वरना फिर नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे पास आकर के नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ बेहतर तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं मेरा साथ दोगे तो फिर तुम्हारा फिर भला नहीं हो पाएगा भाई। मैं जो कर रहा हूँ उसको सपोर्ट करो, मेरा साथ दो, लेक्चर्स देखो, प्रिपेयर करो, नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझो, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, तो अब वेक्टर लेक्चर में तुमको मैंने बताया था कि जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अगर तुमको मैं हल्का सा डायग्राम बना के दिखाऊं कि अगर कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है, तो एक दूसरे की दिशा में कंपोनेंट कितना होता है? 0। ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग 0, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग 0। और कंपोनेंट का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों? इफेक्ट। अगर मैं कहता हूं कि ए का कंपोनेंट बी में 0 है, इट मीन्स कि ए का बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि बी का ए में कंपोनेंट 0 है, इट मीन्स कि बी का ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी एंड ए विल रिमेन अनअफेक्टेड बिकॉज ऑफ ईच अदर। लेकिन उनके लिए उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो अगर कभी भी दो वेक्टर दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, वो अपना अपना चलते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ इस फिगर में, तो देखो जो जी है और जो यू कॉस थीटा है, जो जी है और यू कॉस थीटा जो देख रहे हो, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बच्चों बताओ ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? सर बिल्कुल है, साफ दिखाई दे रहा है कि जी नीचे है, यू कॉस उधर है, दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर है, साफ तो दिखाई दे रहा है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा? बिल्कुल लगेगा भैया, वही तो मेन कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। सुनो क्या होगा, चूंकि जी और यू कॉस्टा परपेंडिकुलर है, तो ग्रेविटी इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। होगा क्या, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये पूरे मोशन के दौरान, पूरे पाथ के दौरान ये कांस्टेंट रहेगी। न इसकी मैग्नीट्यूड में कोई फेरबदल होगा, न इसके डायरेक्शन में कोई फेरबदल हो, क्योंकि ग्रेविटी, अच्छा फेरबदल करेगा कौन? वेलोसिटी में फेर बदल करेगा कौन? जब बॉडी हवा में चल रही है तो उसको छेड़छाड़ कौन कर सकता है? ग्रेविटी, और तो कोई करेगा नहीं। और ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तो कुछ नहीं होने वाला है। तो पूरे मोशन के दौरान वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहता है, हर जगह, हर पॉइंट पे। और वर्टिकल कंपोनेंट की बात किया जाए तो देखो ये जी वर्टिकल कंपोनेंट के ऑपोजिट है। तो ग्रेविटी अगर वर्टिकल कंपोनेंट के ऑपोजिट है, यू साइन थीटा के ऑपोजिट है, तो जाहिर सी बात है ये डी एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा। तो जी इसको तो कोई छू नहीं सकता, लेकिन जी इस यू साइन थीटा को छोड़ेगा नहीं, इनफैक्ट उसके लिए डी एक्सेलरेशन का काम करेगा। इस ग्रेविटी की वजह से जो यू साइन थीटा है इसकी वैल्यू आगे जा कर के टाइम के साथ कम होती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुमको बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये जो वैल्यू है यू साइन थीटा की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 15 मीटर पर। अच्छा एक बात और, मैं तुमको जो वन डायमेंशन मोशन पढ़ाया था कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी हर 1 सेकेंड में 10 बढ़ जाती है, या जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी हर 1 सेकेंड में 10 कम हो जाती है। याद आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से घटना बढ़ना बताया था, वो सब ध्यान रखना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 15, ये हो गया 5। अब जब ये बॉडी ऊपर गई, फॉर एग्जांपल कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँच गई, तो यहाँ पर फिर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जब तुम चेक करोगे बेटा तो ये पाओगे कि सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 5 था, ये वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा घट गया और हो गया सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए डी एक्सेलरेशन का काम करेगा क्योंकि इसका डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो कितना हो गया? घट करके मान लो हो गया 10। अब ये अच्छा एक बात और,
टू डायमेंशन मोशन में एक बार जैसे मैं तुमको बताया था रिन प्रॉब्लम में, या फिर बता दूं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। इसका काम है बॉडी को आगे ले जाना, इसका काम है बॉडी को ऊपर ले जाना। इनमें से जो कभी ख़त्म हो जाएगा तो वो काम बंद हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ले जाने के लिए 5 मीटर पर सेकेंड का कोई रोल नहीं है, आगे ले जाने के लिए 15 मीटर पर सेकेंड का कोई रोल नहीं है। जो वेलोसिटी टू डायमेंशन मोशन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है वो उस डायरेक्शन में ही पार्टिकल को लेकर के जाएगी, दूसरे डायरेक्शन से कोई भी उसका नाता रिश्ता नहीं रहता है। तो इस बॉडी का जो मैंने कहा हूँ कि ऊपर भी जाएगा, आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, आगे भी जाएगा, तो ऊपर आगे कौन ले जा रहा है? आगे ले जाएगा यू कॉस थीटा, ऊपर ले जाएगा यू साइन थीटा। अगर इन दोनों में से कोई भी जिस वक्त नहीं रहा वो काम वहाँ बंद हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस बॉडी को आगे ले जाने में यू साइन थीटा का कोई रोल नहीं है, इस बॉडी को ऊपर ले जाने में यू कॉस थीटा का कोई रोल नहीं है। जो जिस डायरेक्शन में है वो अपना काम देखें, ठीक है। चलो, तो अभी 5 है और ये 10 है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। थोड़ा दूर बाद और आगे बढ़े, समवेयर यहाँ पहुँच गए। ये अभी फिर चेक करोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुमको 5 का 5 ही मिलेगा, ये सेम रहेगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मान लो बच्चों घट करके अब हो गया लेट अस सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, और घट गया। थोड़ा दूर और गए, यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ देखना तुमने फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 5 का 5 ही रहा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया तुम्हारा बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो गया, 0। तो ग्रेविटी इस 15 मीटर पर सेकेंड घटाएगा, 15, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों क्या हो जाएगा, 0। वर्टिकल कंपोनेंट केवल 0, केवल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। वर्ड्स में सुनो जो बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ नहीं होगा, 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन एज इट इज, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। कौन 0 करेगा, सो ग्रेविटी। और जैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, जरा मुझको बताओ क्या ये बॉडी अब ऊपर जा सकती है? क्या 5 मीटर पर सेकेंड का काम ऊपर ले जाना था, ऐसा था क्या? नहीं, 5 का काम था आगे ले जाना, ऊपर ले जाने वाला काम तो 15 का था, यू साइन थीटा का था, जो घट करके 0 हो चुका है। तो क्या इस पॉइंट के बाद अब वो ऊपर जाएगा? तो नहीं जाएगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं है, उसको ऊपर ले कौन जाएगा। तो जहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा बच्चों, वही उस बॉडी की मैक्सिमम हाइट होगी, बिल्कुल होगी, कंफर्म, उसके ऊपर जा ही सकता है। लेकिन ऊपर जाना बंद किया है, आगे जाना बंद नहीं करेगा, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड अभी भी है। तो होगा क्या, ये 5 मीटर पर सेकेंड बॉडी को आगे लेकर के आएगा। अगर अच्छा ये भी 0 हो गया होता, मान लो अगर वो भी 0 हो गया होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 0 हो गया होता, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो चुका है, तो क्या होता पता है, बॉडी सीधा नीचे गिर जाती, ना ऊपर ना आगे, ग्रेविटी इसको पटक के नीचे कर देगा। बट ऐसा नहीं था, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज स्टिल देयर। तो इस वजह से आगे बढ़ेगा और फिर वेलोसिटी अब उसकी बढ़ेगी। जो वर्टिकल कंपोनेंट घट रहा था 15, 10, 7, 6, 5 घट रहा था, वो वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों अब बढ़ेगा। अब सेकंड हाफ की बात हो रही है। अब तो ये पहले आधे समय की बात हो गई, फर्स्ट हाफ में ऐसा होता है। अब सेकंड हाफ में क्या होगा, सेकंड हाफ में जब बॉडी नीचे आएगी तो अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल अब बढ़ेगा। अब जो ग्रेविटी था वो जो अब इस हाफ में जो ग्रेविटी वर्टिकल कंपोनेंट के लिए डी एक्सेलेरेशन का काम किया है, अब ये ग्रेविटी इस सेकंड हाफ में एक्सेलेरेशन का काम करेगा। देखो बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, बाकी फॉर्मूला सारा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बता रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट यहाँ से बनेगा, यहाँ से चीज़ों को समझोगे, वरना बाकी फॉर्मूले तो मेरी क्या जरूरत, सब कुछ तो बुक में लिखा हुआ है, किसी की फिर क्या ज़रूरत है भाई, है ना। तो समझो मैं जो बता रहा हूँ। अब क्या होगा, जब ये आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी और सिमेट्रिकली इंक्रीज़ करेगी। सिमेट्रिकली इंक्रीज़ करने का मतलब ये हुआ कि इसके सामने जब आओगे, जैसे 3 और 5 था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 5 का तो 5 ही रहेगा, बस फ़र्क क्या था कि 3 ऊपर था, वो 3 क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है।
तो जिस हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट जितना था उस हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही मिलेगा, बस डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अगर इस हाइट पर 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर था तो उसी हाइट पर 3 मीटर पर सेकेंड अब नीचे होगा। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकली चेंज करना, ठीक है। बाई ग्रेविटी है, बता चुका हूँ पहले, जाने में आने में खूब सिमेट्रिकली बात होती है, याद आ रहा है ना, जाने में आने में, रिटर्न जर्नी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो सिमेट्रिकल मोशन होगा। ठीक सामने जब इसके आओगे ऐसे यहाँ पर पे, तो हॉरिजॉन्टल तो 5 का 5 ही रहेगा, लाइक दैट। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अब बढ़ करके कितना हो गया बच्चों, मान लो 10। जिस हाइट पर जाते वक्त 10 था उसी हाइट पर आते वक्त भी 10 रहेगा। जब नीचे गिरेगा तो नीचे गिरने में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी 5 और वर्टिकल कंपोनेंट फिर उसी वैल्यू को प्राप्त कर लेगा जिससे उसको तुमने फेंका था, 15 का 15। तो इस तरीके से वेलोसिटी का वेरिएशन होगा। इसको समझो, वेलोसिटी कैसे चेंज करती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये तुम समझ गए तो 70-80% तुम्हारा काम हो गया। बाकी 20% प्रैक्टिस है, फॉर्मूले हैं, काम हो जाएगा, ठीक है। फिर से बस वो हल्के से तुमको पूरा एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ। क्या मैंने बोला, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे मोशन के दौरान मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूरे मोशन के दौरान हर पॉइंट पर पे सेम रहेगा, फेंकते वक्त भी, हाईएस्ट पॉइंट भी और गिरते वक्त भी, हर जगह कांस्टेंट रहेगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट उसका क्या होगा सर, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, पहले आधे पार्ट में डी एक्सलेट करेगा, 15, 10, 7, 6, 3, 2, 1, 0, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, अगले आधे पार्ट में एक्सेलेरेशन होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और जब गिरेगा तो उसी वैल्यू से टकराएगा जिस वैल्यू से वो ऊपर चढ़ा था। इस तरीके से वेलोसिटी का वेरिएशन होता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है बात, ये कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अच्छा, मैं दूसरे फिगर में तुमको इससे बनाया हूँ ताकि अगर तुमको ये भूल जाए तो फिगर से याद कर लेना। ऐसे मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को एरो के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ठीक है, लाइक दैट, फाइन। बन जा भाई। चलो अब कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद जैसे यहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ पर पहुँच जाओगे सर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सर उतना ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा सा मैं कम दिखाऊंगा उसको, ठीक है। तो एरो की लेंथ में थोड़ा सा कम कर दिया, जिसका मतलब कि लेंथ कम होना मतलब वेलोसिटी घट गई है। थोड़ा सा और ऊपर चला गया यहाँ पर मैं देखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज स्टिल द सेम, अभी भी सेम है, ठीक है, फाइन। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों, अब देखो और घट गया, लेंथ उसकी और कम हो गई, ठीक है। ये समझाने का तरीका है। फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ पर पे वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू और घट गई, लेंथ और छोटा हो गया, मगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनफेज्ड, अनइफेक्टेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0, तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहेगा, ठीक है। समझ सकते हो उस ग्राफ को। फिर आगे जाओगे, गिरते वक्त क्या होगा, गिरते वक्त हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट सिमेट्रिकली अब बढ़ेगा। तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, सिमेट्रिकली बढ़ेगा, तो जिस हाइट पर जो स्पीड जाते वक्त थी उसी हाइट पर वो स्पीड आते वक्त भी होगी। स्पीड बोलना, वेलोसिटी मत बोलना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज जरूर होगा। इसके हाइट पर चेक करोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन एज इट इज़ और वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते अब अपने इनिशियल वैल्यू की तरफ जा रहा है। और जब ये गिरेगा वापस बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एज इट इज़ और वर्टिकल कंपोनेंट भी उसी वैल्यू को अचीव कर लेगा जिस वैल्यू से उसको छोड़ा गया था, ठीक है। तो इस ग्राफ को समझ सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट इतना था, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, 0 हो गया वर्टिकल फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में क्या हुआ, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, बढ़ता गया,
ठीक है। बट हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो था वो पूरे मोशन के दौरान एज इट इज़ रहा, डायरेक्शन भी और उसका मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। तो इस ग्राफ को अगर ध्यान रखोगे दिमाग में तो भूलेगा नहीं कि सर ने क्या बताया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया वेलोसिटी का वेरिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम इस बात को समझ गए तो बाकी तुम्हारी चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको पढ़ने हैं, उन फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला जो हमको पढ़ना है बच्चों इसमें, वो है सर टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है सर? नाम से ही क्लियर है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि भाई पूरे मोशन को कवर करने में कितना वो वक्त लिया, तुमने उसको फेंका तो जितने वक्त वो फ्लाइट में था, फ्लाइट मतलब जितने वक्त वो हवा में था, जितने वक्त वो हवा में रहेगा वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो छोड़ने से गिरते वक्त का समय, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू होता है 2u sin थीटा अपॉन g। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू। फिर होता है उसका मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। अब ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या है? जो ये हाइट देख रहे हो ना अपने मोशन के दौरान, वो जो जितना मैक्सिमम ऊंचाई तक गया है, जहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा उसके ऊपर वो नहीं जाएगा फिर। तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला होता है बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है सर? तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ये 2 थीटा, इस बात को ध्यान रखना, ये 2 थीटा है, ऊपर वाले में स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज 2 एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। इन 3 फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं जो हमको याद होने चाहिए। और ये जो वेलोसिटी का तुमको वेरिएशन बताया वो, तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो तुमको अच्छे से पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी कर लो, कुछ क्वेश्चंस अभी आज ही शुरू करेंगे, जल्दी क्विक। तो चलो बच्चों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो BHO BSc में ही पूछा गया क्वेश्चन है, वहीं से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि एक बॉडी को फेंका गया है विथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट 30 डिग्री। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है कि बॉडी को ग्राउंड से 30 डिग्री पर के काइनेटिक एनर्जी से फेंका गया है, तो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट पर क्या होगी? मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑप्शंस तुमको दे रखे हैं, के फॉर्म में ही तुमको देना है। सबसे पहली बात तो कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, देखते साथ आंसर लगा देंगे 0। क्यों? सर ने बताया था हाईएस्ट पॉइंट पर पे वेलोसिटी 0 होती है। सर ने ये नहीं बताया था। सर ने बताया था हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रहने की वजह से एनर्जी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी, वही कुछ ना कुछ क्या होगी पूछा गया है। चलो, तो हम लोग अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी को वर्टिकल से हमने फेंका है कितने एंगल पर, सॉरी हॉरिजॉन्टल से फेंका है कितने एंगल पर, एट 30 डिग्री, ठीक है। हमें काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही है, मास की जरूरत पड़ेगी, मैंने u मान लिया। स्पीड की जरूरत पड़ेगी, मास मैंने m मान लिया, स्पीड मैंने u मान लिया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो गया सर? हाफ mu² हो गया, ठीक है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जिससे इस बॉडी को फेंका गया है। हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जरा बता दो, ठीक है। चलो, तो u का जब मैं यहाँ कंपोनेंट लूँगा तो बच्चों क्या होगा सर? u cos 30 हो जाएगा,
u का जब मैं यहाँ कॉम्पोनेंट लूँगा तो सर क्या होगा, u sin 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझको बता दो बच्चों, इन दोनों कंपोनेंट में से जबकि u sin 30 और u cos 30 है, इन दोनों कंपोनेंट में से यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सा कंपोनेंट इन दोनों में से नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इन दोनों में सर वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहेगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये कंपोनेंट जैसा का तैसा ही रहेगा, यही तो पढ़ा है आपने। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब तुम जाओगे बेटा तो वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो गया एंड यू रिमेन विथ u cos 30 कितना हो जाएगा, u√3/2। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी बचेगी वो कितनी होगी, u√3/2, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो कहानी ख़त्म, थैंक्स टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इस स्पीड के वजह से जो बची स्पीड है उसके वजह से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी अब भी होगी, वही कितनी होगी पूछा गया है। तो नाउ k डैश इज न्यू काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m u स्क्वायर, तो u√3/2 का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जोर लगा दिया मैंने, मास तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर एज इट इज़, और ये कितना हो गया बच्चों 3/4। तो k डैश कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, और ये पूरी वैल्यू है कितनी k, तो 3k/4 इज योर रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। बेसिक्स समझ रहे हो तो क्वेश्चन सिंपल है, अगर नहीं समझोगे तो फिर कैसे क्या कर दिया सर ने, सब सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग जल्दी से चलेंगे। ओके बच्चों, तो उससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि अगर कुछ शंका, कुछ मन में डाउट है वो दूर हो जाए। कह कि अ बॉडी इज थ्रोन एट 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से 37 डिग्री पर हमने फेंका, अच्छी बात है सर, फेंकी, कौन मना किया। विथ सम काइनेटिक एनर्जी, कुछ होगा काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द परसेंटेज लॉस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज लॉस क्या होगा। तो ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो फाइन। एक बॉडी को मैंने फेंका, 37 डिग्री पर फेंका, 37 डिग्री पर फेंका, और पता नहीं कितनी एनर्जी से, नहीं पता। ठीक है, चलो जब नहीं पता और परसेंट में पूछा है तो चलो मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कितना मान लिया, लेट अस सपोज 100 मान लो, अपने मन से परसेंट में निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड चलो मान लिया u, मास चलो मान लिया m। तो यहाँ कंपोनेंट कितना होगा सर, u cos 37 डिग्री होगा। यहाँ कंपोनेंट कितना होगा सर, u sin 37 डिग्री होगा। एकदम ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछा है तो पहले पता कर लें यहाँ पर बची कितनी है, लॉस पता चल जाएगा। हमने बताया कि इन दोनों कंपोनेंट में से जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते कहानी ख़त्म। वर्टिकल कंपोनेंट ख़त्म हो गया मगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी u cos 37 कितना होता है बेटा, 4/5। तो 4u/5 यहाँ पर वेलोसिटी अभी बची है। ठीक है, तो अभी इसके पास जो एनर्जी बची कितनी होगी, हाफ m 4u/5 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m स्क्वायर, वेलोसिटी इज 4u/5, तो 4u/5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये सर, हाफ m u स्क्वायर इंटू 4/5 का स्क्वायर किया तो 16/25 आ गया। अब हाफ m u स्क्वायर को सर आपने तो शुरुआत में 100 मान लिया था, तो 100 इंटू 16/25 कितना आ गया भाई, ये सर 64 आ गया। तो अगर 64 काइनेटिक एनर्जी अभी भी हाईएस्ट पॉइंट पर बची है तो लॉस कितने का हुआ, 100 में से माइनस कर दो। देयरफॉर लॉस अगर निकालना होगा तो लॉस इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36%। चूँकि मैंने वैल्यू 100 मान लिया था इसलिए जो आएगा वो भी परसेंट में ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो 36% इज द लॉस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तब। ठीक है, डू इट फास्ट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन में दे रखा हूँ। कह रहा है कि एक बॉडी को हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फेंकते हैं विथ सम वेलोसिटी दे रखा है u = 3i कैप प्लस 4j कैप। तो अब ये बताओ, जब किसी बॉडी को हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फेंकते हैं और उसके वेलोसिटी में आई कैप और जे कैप दे रखा है, तो जनरली हम लोग आई कैप को एक्स एक्सिस के लॉन्ग का वेक्टर मानते हैं और वाई एक्सिस का लॉन्ग क्या होता है, जे कैप। तो 3i कैप प्लस 4j कैप में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 3i कैप है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, मतलब ये u cos थीटा हो गया तुम्हारा, और जो 4j कैप है वो y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा बेटा, u sin थीटा। तो अगर मैं x एक्सिस को i कैप बोल रहा हूँ, y एक्सिस को j कैप बोल रहा हूँ और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, तो जाहिर सी बात है i कैप वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, j कैप वाला वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा सीधे से क्या लिख दिया जाए 4 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए 3। कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। u cos थीटा 3i कैप, u sin थीटा 4j कैप। तो u cos और u sin की सीधे हमको वैल्यू पता होगी 3 और 4 i कैप और j कैप लगा होने की वजह से। अब बाकी जो पूछा है फॉर्मूला लगा दो, t = 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। तो 2:u sin थीटा का अगर पूरा वैल्यू इकट्ठे पुट कर दिया जाए बच्चों 4 और g कितना रूल में 10, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.8 सेकेंड। ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। हाइट की बात किया जाए तो हाइट = क्या होता है, u² sin² थीटा बाई 2g। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, u sin थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g बोल सकता हूँ। तो u sin थीटा है कितना, तो वो तो 4 है सर, 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिए और 2 × g अलग से कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा सर 0.8 मीटर आ जाएगा। ये हो गया उसका मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। रेंज की बात करिएगा सर, तो रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा बाई g। तो इसको हमेशा ओपन करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता हो बच्चों देख लेना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमेशा इसको एक्सपेंड करो 2 sin tan 2 cos थीटा, और u² में से एक u को sin के साथ ले लो u sin थीटा, और एक u को cos के साथ ले लो u cos थीटा, और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन, और ये तुम्हारा हो गया g। तो 2 × u sin था कितना है बच्चों 4, u cos था कितना है बच्चों सर 3 है, और ये 4 है 16 में क्यों लिख रहा हूँ, बाई 10। तो 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 बाई 10 किया तो कितना हो गया बच्चों 2.4 मीटर इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हमको वेलोसिटी पता हो वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप लगा हो, तो कह सकते हैं कि जहाँ आई कैप लगा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, और जहाँ जे कैप लगा है वर्टिकल कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। उसके बाद जो पूछा था फॉर्मूला लगा दिया, उसी में हमने इधर उधर करके कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्विक, चलो बच्चों क्वेश्चन 4 के चलते। क्वेश्चन 4 एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, बट ये एक फैक्ट है। इसका जो भी एंगल आएगा, जो भी आंसर है, उसको याद रखना, उससे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉडी को हमको हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फेंक रहा है, फेंक देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त है ऐसे फेंकना है कि उसका जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है दैट इज़ h, और उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट इज़ r। ये हाइट और ये रेंज, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब कि बॉडी को कितने एंगल से फेंका जाए फ्रॉम द ग्राउंड, जिससे जितना वो ऊपर जाए उतना ही वो आगे भी जाए। सीधा सा बात क्वेश्चन कह रहा है, अगर 40 मीटर ऊपर गया तो 40 मीटर आगे जाए, जितना ऊपर जाए उतना ही वो आगे भी जाए। ऐसा होने के लिए कितने एंगल पर फेंकना होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बॉडी का हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट बराबर होना चाहिए।
तो ऐसा कितने एंगल पर होगा? तो रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं सर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर बाई जी मैंने पहले कैंसिल कर दिया, साइन 2 को एक्सपेंड कर दिया तो क्या हो गया सर? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन से एक पावर कैंसिल हो गया, 2 को यहाँ भेज दिया, 2 2 जा 4, कॉस को नीचे भेज दिया तो ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है। तो 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन बाई कॉस क्या हो गया बच्चों? टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा सर? टेन इनवर्स 4। तो टेन इनवर्स 4 इतने एंगल पर फेंकोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। डिग्री की बात करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 76 डिग्री आती है। तो टेन इनवर्स 4 बोलो या 76 डिग्री बोलो, बात एक ही है। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसको याद रखना। अगर कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम बॉडी को हॉरिजॉन्टल से 76 डिग्री पर फेंकोगे, 76 डिग्री फेंकोगे, तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट दोनों आपस में क्या होगी? हमेशा सेम होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पीड। स्पीड से फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल 76 है तो हमेशा हाइट और रेंज आर गोना बी इक्वल। ठीक है, तो जल्दी कर लो, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, जो कि आई थिंक आज मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा आज का, और देखते हैं इसमें क्या, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पे हम लोग। तो क्वेश्चन एक और हम लोग कर लेते हैं कि बॉडी इज थ्रोन एट थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स 4/3 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक बॉडी को किसी एंगल से फेंका गया है और वो एंगल दिया है हमको थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3, या कह सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, बातें की है। उसके हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट का बच्चों क्या निकालना है हमको? रेशियो। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का रेशियो फाइंड कर लिए सर, क्या दिक्कत है? तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, जो पढ़े वो कर दिया मैंने। यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल्ड आउट, साइन 2 को ओपन कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये 2 भाग के चला गया ऊपर, साइन साइन कैंसिल, 2 2 जा 4 और ऊपर बचा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉस बाई साइन बचपन में पढ़े थे कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है सर, तो cot थीटा कितना होगा सर? tan थीटा 4/3 है तो cot तो उसका उल्टा हो जाएगा 3/4, 4 4 कैंसिल, एंड यू गॉट रेशियो 3:1। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, बहुत हाई फाई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे। बेसिक्स तुमको पता होगा, कुछ फॉर्मूले पता होंगे, प्रैक्टिस किए रहोगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो इसको तुरंत। ओके फाइन, तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, आज स्टॉप करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग इन जितना टॉपिक हम जितना आज तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाए हूँ उन पे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, फॉर्मूले याद कर लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन के साथ, तब तक प्रिपरेशन करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, सब अच्छा होगा। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।